हेलो टू ऑल, स्वागत है आप सबका एक बार फिर एटर्नल क्लासेस के अंदर। क्या पढ़ रहे हैं बेटा अपन? वी आर स्टडिंग क्लास 10th पॉलिटिकल साइंस चैप्टर नंबर 6 पॉलिटिकल पार्टीज। क्या पढ़ रहे हैं बेटा हम? क्लास 10th पॉलिटिकल साइंस चैप्टर नंबर 6 पॉलिटिकल पार्टीज वाले चैप्टर को हम यहां पर कंप्लीट कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं। हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर क्या क्या पढ़ लिया था? हमने कई सारे टॉपिक्स डिस्कस कर लिए थे, जैसे कि पॉलिटिकल पार्टीज की नेसेसिटीज क्यों है, पॉलिटिकल पार्टीज क्यों चाहिए, पॉलिटिकल पार्टीज के क्या फंक्शंस हैं, ये सारी चीजें हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर डिस्कस कर लिया था। आज इस वीडियो के अंदर हम एक नया टॉपिक, यूं मान लीजिए कि एक बहुत बड़ा टॉपिक है, चैप्टर का सबसे बड़ा टॉपिक यही है, वो हम आज यहां पर शुरू करने वाले हैं, जिसका नाम है नेशनल पार्टीज। मतलब देखो, इस चैप्टर की, इस टॉपिक की अगर हम शुरुआत करें, इस टॉपिक के बारे में अगर हम डिस्कस करें, तो आपको समझना सबसे जरूरी यह है कि पॉलिटिकल पार्टीज, नेशनल पार्टीज क्या होती हैं। देखो, सबसे पहले तो एक बात समझो, आपको पता है कि दो तरह की पॉलिटिकल सिस्टम होते हैं। आप पहले पढ़ के आए हो क्लास चैप्टर नंबर 2 के अंदर, क्या ना, हमारे यहाँ पर अगर हम सिस्टम करें किसी वर्ल्ड की किसी भी डेमोक्रेसी में, तो दो तरह के सिस्टम होते हैं। एक तो यूनाइटेड सिस्टम और एक बायलैटरल सिस्टम, है ना। यूनाइटेड सिस्टम कौन सा होता है? जहां पर सिर्फ एक लेवल ऑफ अथॉरिटी होता है, जो ही सेंट्रल लेवल ऑफ अथॉरिटी होता है, स्टेट लेवल के को किसी तरह की कोई पावर नहीं दी जाती है। दूसरा होता है बायलैटरल अथॉरिटी, जिसके अंदर एक फेडरल सिस्टम को फॉलो किया जाता है, जिसमें एक गवर्नमेंट स्टेट लेवल की होती है और एक गवर्नमेंट नेशनल लेवल की होती है। मतलब नेशनल लेवल की गवर्नमेंट और सेंट्रल लेवल की, स्टेट लेवल की गवर्नमेंट, दोनों को इंडिविजुअल पावर्स दी गई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। इंडिया में कौन सा सिस्टम है? इंडिया में फेडरल सिस्टम है, बायलैटरल सिस्टम इंडिया में फॉलो किया जाता है। तो हम पढ़ें कि डेमोक्रेसीज दैट फॉलो ए फेडरल सिस्टम ऑल ओवर द वर्ल्ड टेंड टू हैव टू काइंड्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। किन तरह की पॉलिटिकल पार्टीज होती है? दो तरह की पॉलिटिकल पार्टीज आपको देखने को मिलती है। पहली, अब यहीं से समझ लो ना, फेडरल सिस्टम में दो तरह की पॉलिटिकल पार्टीज, एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं जो केवल अपने रीजनल लेवल के तक ही सीमित होती हैं। कुछ ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं जो पूरे नेशनल लेवल पे उनकी ब्रांचेस फैली हुई होती है, वो नेशनल लेवल पे जो काम करती है। वही लिखा है कि पार्टीज दैट आर प्रेजेंट इन ओनली वन ऑफ द फेडरल यूनिट, किसी एक पर्टिकुलर स्टेट तक ही उसका दायरा सीमित होता है। एंड पार्टीज दैट आर प्रेजेंट इन सेवरल और ऑल यूनिट्स ऑफ द फेडरलिज्म, मतलब ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज जो कि कंट्री के हर एरिया में, हर लेवल पे, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में जिसका प्रेजेंस होता है, वो कौन सी पार्टी कहलाती है बेटा? वो कहलाती है नेशनल पार्टी। और जो सब सिंगल एरिया में होती है, वो कौन सी पार्टी कहलाती है? वो कहलाती है आपकी स्टेट पार्टी या रीजनल पार्टी, ठीक है ना। That is the case in India as well. इंडिया में वही स्थिति है, दोनों तरह की पार्टीज आपको देखने को मिलेगी। जो ऐसी पार्टीज भी हैं जो सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया तक सीमित है, और ऐसी पार्टीज भी है जो कि पूरे नेशनल लेवल पर सर्कुलेटेड है। There are some country वाइड पार्टीज विच आर कॉल्ड नेशनल पार्टीज। मतलब हमारे यहाँ पर बहुत सारी कंट्री वाइड पार्टीज हैं। कंट्री वाइड पार्टीज में जिनका जो पूरे नेशन में जिनकी ब्रांचेस फैली हुई है, हर नेशन की हर कॉन्स्टिट्यूंसी में जिनका प्रेजेंस देखने को मिलता है, ठीक है। द पार्टीज हैव देयर यूनिट्स इन वेरियस स्टेट्स, अलग अलग स्टेट में उनकी यूनिट्स देखने को मिलेगी। बट बाय एंड लार्ज ऑल दीज यूनिट्स फॉलो द सेम पॉलिसीज। अच्छा, कितनी बड़ी पार्टी हो, कुछ भी हो, मतलब ये जो जितनी भी पार्टीज है ना, ये बड़े बड़े एरियाज में जो फैली हुई है, ये हर मतलब कंट्री के अलग अलग पार्ट में फैली हुई, लेकिन इनकी जो थिंकिंग प्रोसेस है, पॉलिसीज है, वो सेम है। देखो, हमने पढ़ा भी था कि पॉलिटिकल पार्टीज की नेसेसिटीज क्यों है, क्योंकि अगर नेशनल लेवल के डिसीजन लेने हैं तो अलग अलग एरिया में जो कैंडिडेट्स हैं, जो एमएलएज हैं, उनकी आइडियोलॉजी सेम होनी चाहिए, वरना वो अलग अलग भागेंगे। जब आइडियोलॉजी सेम कब होगी? जब वो किसी न किसी एक यूनाइटेड ग्रुप से कनेक्टेड होंगे, और वही यूनाइटेड ग्रुप एक नेशनल लेवल की पॉलिटिकल पार्टी कहलाता है। बट बाय एंड लार्ज ऑल दीज यूनिट्स फॉलो द सेम पॉलिसीज, प्रोग्राम्स एंड स्ट्रेटजीज दैट इज डिसाइडेड एट द नेशनल लेवल। नेशनल लेवल पे जो उनके हेड्स होते हैं, वो उन पॉलिसीज को डिसाइड करते हैं। आगे बात करें कि एवरी पार्टी इन द कंट्री हैज टू रजिस्टर्ड विद द इलेक्शन कमीशन। ये भी जरूरी है। अब ऐसा नहीं जैसे हमने पढ़ा कि तो हर व्यक्ति को अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाने का अधिकार है। अब भैया, हर व्यक्ति को अगर अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाने का अधिकार है, ये बात तो हमने पढ़ ली थी और ये बात हमने समझ भी नहीं थी। अब मान ली बात, और ये बात हमने मान भी ली कि हर व्यक्ति को अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाने का अधिकार है। लेकिन केवल पॉलिटिकल पार्टी बनाने से काम चल जाएगा? नहीं भैया, केवल पॉलिटिकल पार्टी बनाने से काम नहीं चलेगा। जरूरी क्या है उसके लिए? उसके लिए एक बात और जरूरी है कि हर व्यक्ति जिसने अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाई है, उसको इलेक्शन कमीशन के पास जाना होगा, वहां पर अपने आप को रजिस्टर्ड करवाना होगा, और इलेक्शन कमीशन उसको एक पार्टी को एक प्रॉपर नाम देगा, या जो नाम आपने सोचा है उसको ऑथराइज करेगा, और आपको एक पॉलिटिकल सिंबल भी असाइन किया जाएगा वहां पर, ठीक है ना। तो यहां पर वही बात लिखी, एवरी पार्टी इन द कंट्री
party has to register with the election commission. While the commission treats all the parties equally. अच्छा, अब इलेक्शन कमीशन की नजर में हर पॉलिटिकल पार्टी इक्वल है, चाहे वो छोटे लेवल की हो चाहे बड़ी लेवल की हो, लेकिन जो बड़ी नेशनल लेवल की लार्ज पार्टीज होती है ना, उनको इलेक्शन कमीशन के द्वारा कुछ स्पेशल बेनिफिट्स दिए जाते हैं, उनको कुछ स्पेशल बेनिफिट्स दिए जाते हैं, स्पेशल फैसिलिटीज दी जाती हैं. इट ऑफर्स सम स्पेशल फैसिलिटीज टू लार्ज एंड एस्टेब्लिश्ड पार्टीज. जो बड़ी और एस्टेब्लिश पार्टीज होती है ना, उनको इलेक्शन कमीशन के द्वारा कुछ स्पेशल फैसिलिटीज जरूर प्रोवाइड करवाई जाती हैं. दीज पार्टीज आर गिवन ए यूनिक सिंबल. यूनिक सिंबल मतलब बीजेपी का यूनिक सिंबल कौन सा है? कमल. अब वो कमल को ना सिर्फ बीजेपी यूज कर सकती है, कोई उसके जिससे मिलता जुलता सिंबल भी कोई और यूज नहीं कर सकता, क्योंकि वो वही स्पेशल बेनिफिट्स उनको दिया गया है. ठीक है ना. ओनली द ऑफिशियल कैंडिडेट्स ऑफ द पार्टी कैन यूज दैट इलेक्शन सिंबल. केवल उस पार्टी को उस पार्टी का जो कैंडिडेट है वही उस सिंबल को यूज कर सकता है. पार्टीज दैट गेट दिस प्रिविलेज एंड सम अदर स्पेशल फैसिलिटीज आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द इलेक्शन कमीशन फॉर दिस स्पेसिफिक पर्पस. और इसीलिए इन पार्टीज को रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज भी कहा जाता है. बात याद रखना, 1 मार्क का क्वेश्चन बन गया कि विच पार्टीज आर नॉन एज रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज. तो नेशनल पार्टीज आर नॉन एज रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज. ठीक है. 2 मार्क्स में आ गया तो आपको ये भी देखना है कि जिनको कि इलेक्शन कमीशन के द्वारा कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस दिए जाते हैं, स्पेशल फैसिलिटीज दी जाती है. फॉर एग्जांपल कि उनको एक स्पेशल यूनिक सिंबल दे दिया जाता है. दैट इज व्हाई दीज पार्टीज आर कॉल्ड रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज. आई जस्ट होप क्लियर होगा सबको यहां तक कि रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज का मतलब क्या होता है. आगे बढ़ते हैं अपन, अगला टॉपिक देखते हैं. बेटा ध्यान देना कि अब हम मतलब ठीक है, ये तो एक नॉर्मल बात हो गई, लेकिन आपको ये भी समझना है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नेशनल लेवल की पार्टी कब बनेगी. ठीक है, ये तो हमने पढ़ लिया कि स्पेशल प्रिविलेजेस मिलते हैं, लेकिन कब दिए जाएंगे उसके लिए ना हमारे इलेक्शन कमीशन ने एक बेंचमार्क सेट किया हुआ है. जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें कि आपको आईआईटी का जेईई का एग्जाम देना है, तो आपको 60% 12th के अंदर स्कोर करना होगा. अगर नहीं है तो आप नहीं कर पाओगे, वहां पर आपको क्वालिफाई नहीं होगी. तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नेशनल लेवल की पार्टी एज ए नेशनल लेवल पार्टी कब होगी, उसके लिए उसको कुछ क्वालिफिकेशन है, कुछ क्राइटेरिया है जो उसको क्या करने होंगे, सिक्योर करने होंगे. कैसे है उनको मैं समझाता हूं. जैसे आप जानते हो कंट्री के अंदर 2 तरह के इलेक्शन होते हैं. एक तो होता है लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस, जिनको कि हम विधानसभा इलेक्शंस कहते हैं. ठीक है ना. और एक होते हैं लोकसभा इलेक्शंस. और सिंपल लैंग्वेज समझाऊं तो चीफ मिनिस्टर के चुनाव होते हैं हर स्टेट में, और नेशनल लेवल पे प्रधानमंत्री वाले जो चुनाव होते हैं जिनके बारे में बात करते हैं. अभी रिसेंटली राजस्थान के अगर हम स्टूडेंट है तो राजस्थान में लोकसभा विधानसभा इलेक्शंस होने हैं कब, 2023 में, इसी साल होने हैं. और लोकसभा की बात करते हैं तो वो 2024 में 2024 के अंदर इलेक्शंस होने हैं. अब समझते हैं अपन कि विधानसभा इलेक्शंस की अगर हम बात करें कि मतलब क्या क्राइटेरिया है. तो देखो, या तो विधानसभा इलेक्शंस की बात करें, लोकसभा इलेक्शन की बात करें, तो क्या है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नेशनल पार्टी कब कहलाएगी, कि पूरे कंट्री वाइज जो इलेक्शन हो रहे हैं ना, तो पूरी कंट्री में उसने कम से कम जो टोटल वोट्स जो है उसमें से कम 6% वोट्स इस पॉलिटिकल पार्टी को मिले हों. क्या हो गया? तो 6% वोट्स इस पॉलिटिकल पार्टी को मिले हो, तब जाके वो क्या कहलाएगी बेटा, क्या कहलाएगी, जब वो तब जाके वो नेशनल लेवल पार्टी कहलाएगी. चलो मान लीजिए 6% वोट नहीं मिले. क्या मान लिया हमने कि 6% वोट नहीं मिले, कोई बात नहीं मिले तो हम यहां पर बात करते हैं 4 स्टेट ले लेते हैं हम यहां पर. ठीक है, कितने स्टेट लेते हैं बेटा हम यहां पर, ये 4 स्टेट हम यहां पर ले लेते हैं. तो इन 4 स्टेट में मिलाकर उसके पास कम से कम 6% वोट हो जाने चाहिए. समझना कि या तो 4 स्टेट में उसने अपना कुछ दबदबा हासिल किया हो, या पूरे कंट्री वाइज उसको टोटल 6% वोट सिक्योर कर लिए हो उसने, तब जाकर वो पार्टी नेशनल पार्टी कहलाएगी. क्लियर? बढ़ते हैं ये विधानसभा चुनाव के अंदर, है ना, जब स्टेट असेंबली के इलेक्शन होते हैं ना, तो उसके अंदर उसने 4 स्टेट्स के अंदर कुछ अपनी 4 स्टेट्स के अंदर अपनी कुछ सीटें सिक्योर की हो, या नेशनल लेवल पे उसने 6% वोट्स क्या कर लिए हो, सिक्योर कर लिए हो, तब जाके वो क्या कहलाएगी बेटा, एक नेशनल लेवल की पार्टी कहलाएगी. तो वही बात यहां पर लिखी है कि द इलेक्शन कमीशन हैज लेड डाउन डिटेल्ड क्राइटेरिया ऑफ द प्रोपोर्शन ऑफ वोट्स एंड सीट्स दैट अ पार्टी मस्ट गेट इन ऑर्डर टू बी ए रिकॉग्नाइज्ड पार्टी और नेशनल पार्टी. अगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को एक रिकॉग्नाइज्ड पार्टी या नेशनल लेवल की पार्टी अगर एज ए नेशनल लेवल पार्टी रिकॉग्नाइज्ड होना चाहती है, तो उसको कुछ क्राइटेरिया फॉलो करने पड़ेंगे. और वो क्राइटेरिया क्या है, सबसे पहली बात हम पढ़ते हैं यहां पर. तो क्या लिखा है यहां पर, ध्यान देना, समझो कि अ पार्टी दैट सिक्योर्स एटलीस्ट 6% ऑफ द टोटल वोट्स इन इलेक्शन टू द लेजिस्लेटिव असेंबली.
लोकसभा चुनाव में कम से कम 6% वोट मिले हो पूरे देश के अंदर ऑफ ए स्टेट एंड विंस एटलीस्ट 2 सीट्स इज रिकॉग्नाइज्ड एज ए स्टेट पार्टी। सॉरी, ये तो स्टेट पार्टी के बारे में दे दिया हमने, पहले स्टेट पार्टी लिख दिया यहां पर। तो स्टेट पार्टी का क्राइटेरिया क्या है उसको वापस समझते हैं अपन कि क्या है बेटा यहां पर स्टेट पार्टी का मतलब कि लेजिस्लेटिव इलेक्शंस के अंदर कम से कम कितने उसको वोट मिले हो कि सिक्योर्स एटलीस्ट 6% ऑफ द टोटल वोट्स इन एन इलेक्शन टू द लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है ना, कि मतलब जो किसी भी स्टेट के चुनाव जो हो रहे हैं उस स्टेट के अंदर उसको कम से कम 6% वोट मिल गए हो, और साथ ही साथ और इसके अलावा एंड लिखा है ना, मींस एटलीस्ट 2 सीट्स, और उसको कम से कम 2 सीट भी उस स्टेट के अंदर मिली हो, तब जाके वो स्टेट लेवल की पार्टी कहलाएगी। तो ये तो वैसे भी हमारा बाद वाला टॉपिक है, पहले हम नेशनल लेवल की पार्टीज की बात करते हैं, इसको मैं वापस आपको एक्सप्लेन कर दूंगा जब हम स्टेट लेवल की पार्टीज को डिस्कस करेंगे। अ पार्टी दैट सिक्योर्स एटलीस्ट 6% ऑफ द टोटल वोट्स इन लोकसभा इलेक्शंस। क्या है? 6% ऑफ द टोटल वोट्स इन लोकसभा इलेक्शंस, 6% वोट मिले हो, और या इसके अलावा या तो ये मिले हो, या अगर मान लो 6% वोट नहीं मिले तो क्या हुआ, तो क्या वो नेशनल पार्टी नहीं बन पाएगी? नहीं। तो एक और तरीका क्या, दूसरा तरीका क्या है, और असेंबली इलेक्शंस इन 4 स्टेट्स, या 4 स्टेट की असेंबली इलेक्शन में को 6% वोट मिले हो। समझना, 4 स्टेट की जो कम से कम 4 स्टेट्स के अंदर जो टोटल इलेक्शन हुए ना 4 स्टेट्स में असेंबली इलेक्शंस, उनके अंदर उसको 6% वोट मिल गए हो, या लोकसभा इलेक्शन में उसको टोटल कॉन्स्टिट्यूंसीज में 6% वोट मिले हो, एंड विंस एटलीस्ट 4 सीट्स इन द लोकसभा, और लोकसभा में कम से कम 4 सीट मिल गई हो, तब जाकर उसको नेशनल लेवल की पार्टी कहलाया जाएगा। क्लियर है यहां तक? तो आपको नेशनल लेवल पार्टी क्या होती है, स्टेट लेवल पार्टी क्या होती है, वो बात आपको यहां पर अच्छे से समझ में आ गई है। आगे बढ़ते हैं बेटा अपन। अब इन सारी डेफिनेशंस के बेस पर अगर हम बात करें तो इंडिया में 7 पॉलिटिकल पार्टीज है जिनको कि हम एज ए नेशनल पार्टी रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। कितनी पॉलिटिकल पार्टीज है इंडिया में? 7 पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिनको कि क्या करते हैं बेटा हम एज ए नेशनल पार्टी रिकॉग्नाइज करते हैं। सो अकॉर्डिंग टू दिस क्लासिफिकेशन देयर आर 7 रिकॉग्नाइज्ड, कितनी है बेटा? 7 रिकॉग्नाइज्ड नेशनल पार्टीज इन द कंट्री इन 2019। कौन कौन सी है? ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी वाली, बीएसपी बहुजन समाज पार्टी मायावती वाली है ना, अभी प्रेजेंट में बीजेपी सब जानते हैं, सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, सीपीआईएम कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। कितनी पॉलिटिकल पार्टी है? 7 पॉलिटिकल पार्टीज है जिनको कि हम एज ए नेशनल पार्टी की तरह कंसिडर करते हैं। चलिए आइए इन सारी पार्टीज के बारे में हम एक एक करके डिटेल में डिस्कशन करना शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बेटा किसकी, हम ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, AITC, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की हम बात करते हैं। इसका सिंबल आप देखोगे ना तो आपको दिखाई दे रहा है ग्रास एंड फ्लावर, जो कि प्रॉस्पेरिटी का सिंबल है। किसका? प्रॉस्पेरिटी का, है ना, और ट्राई कलर के ऊपर, मतलब देश के अंदर तिरंगे के अंदर क्या लानी है? प्रॉस्पेरिटी लानी है। इस तरह का ये सिंबल यहां पर प्रेजेंट करती है। इंपॉर्टेंट चीज, इस पार्टी की स्थापना कब हुई? देखो मैं बताता हूं आपको, ये पार्टी जो है ना कांग्रेस से अलग होकर बनी है। किससे अलग होकर बनी है बेटा? ये कांग्रेस से अलग होकर ये पॉलिटिकल पार्टी बनी है। ठीक है, यहां तक आगे बढ़ते हैं अपन। हाँ भाई, तो हम बात करें तो ये पॉलिटिकल पार्टी कब एस्टेब्लिश की गई, थोड़ा सा उसके बारे में डिस्कस करते हैं बेटा। ध्यान देना कि इस पार्टी को लॉन्च किया गया 1 जनवरी 1998 को। ममता बनर्जी ने जो पहले कांग्रेस में थी, कांग्रेस से अलग होकर उन्होंने अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी बनानी और उसका नाम क्या दिया उन्होंने? ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, उन्होंने उसको नाम दिया। कब बनाई उन्होंने? 1 जनवरी 1998 को। किसकी लीडरशिप में? ममता बनर्जी की लीडरशिप में, जिसको वर्ल्ड में दीदी के नाम से जाना जाता है इंडिया के अंदर। ठीक है ना, आगे बात करते हैं। इस पार्टी को लेकिन एज ए नेशनल पार्टी कब रिकॉग्नाइज किया गया? 2016 में। कब हुई है? 2016 में इसको एज ए नेशनल पार्टी रिकॉग्नाइज किया गया। और इस पार्टी की मेन आइडियोलॉजी क्या है? व्हाट इज द मेन आइडियोलॉजी ऑफ तृणमूल कांग्रेस? इसकी मेन आइडियोलॉजी है सेक्युलरिज्म एंड फेडरलिज्म। सेक्युलरिज्म मतलब सभी धर्मों का बराबर से सम्मान करना, और फेडरलिज्म मतलब कि देश में एक्चुअल में फेडरलिज्म को फॉलो किया जाए। देखो जब आप आगे बढ़ोगे, आगे बढ़कर अगर कोई बच्चा आर्ट्स लेता है, आर्ट्स लेकर पॉलिटिकल साइंस अगर लेता है, तो उस पॉलिटिकल साइंस में ना आपको पढ़ने को मिलेगा कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो है, ये जो हम बात करें वेस्ट बंगाल की जो
चीफ मिनिस्टर है ये। तो उधर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के अंदर सबसे बड़ी समस्या क्या है कि वहां पर जो है ना कि नेशनल सेंट्रल गवर्नमेंट और वहां की स्टेट गवर्नमेंट के बीच में हमेशा खींचतान रहती है। क्यों? क्योंकि वहां पर प्रॉपर अटेंशन नहीं दिया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो इनका मेन एजेंडा ये था कि सेंट्रल गवर्नमेंट का अटेंशन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की तरफ लाया जाए, उसके ऊपर ये इनका मेन आइडियोलॉजी थी। कब से? 2011 से। ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर है, तो वेस्ट बंगाल में 2011 से पावर में, अभी रिसेंटली जो इलेक्शन हुए उनमें वापस ये जीत गई। 2022 में जो इलेक्शन हुए थे, तो मतलब 10-11 साल हो गए अभी तक ये वहीं पर पावर में। ऑल्सो एज ए प्रेजेंस अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर एंड त्रिपुरा। समझ में आई ना? 4 स्टेट हो गए ना, अरुणाचल प्रदेश में भी है, मणिपुर में, त्रिपुरा में और वेस्ट बंगाल में तो है ही सही। इसलिए 4 स्टेट्स में इनको 6% वोट मिल गए। तो ये, और लोकसभा में 2 सीटें इनके पास है, 4 सीटें इनके पास है, 4 एमपीज इनके हैं, इसलिए इसको एज ए नेशनल पार्टी रिकॉग्नाइज कर दिया गया। ठीक है ना बेटा? जब 2019 के जनरल इलेक्शन हुए तो इनको 4.0% वोट मिले। 6% चाहिए लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि 4 स्टेट में इन्होंने 6% सिक्योर कर लिए थे और 22 सीटें जीती, 4 ही सीटें चाहिए, तो इसलिए इनको एज ए नेशनल पार्टी रिकॉग्नाइज कर दिया गया, मेकिंग द 4th लार्जेस्ट पार्टी इन द लोकसभा। लोकसभा में चौथी सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी थी, वो कौन सी थी? तृणमूल कांग्रेस ऑफ इंडिया। क्लियर है यहां तक? चलिए आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट पॉलिटिकल पार्टी के बारे में हम डिस्कस करते हैं। उसको करना प्ले कर, उसको कहाँ कर दिया? तभी कर दिया था। हाँ, तो सेकंड पॉलिटिकल पार्टी बेटा कौन सी है हमारी? बहुजन समाज पार्टी। खूब नाम सुना है हमने, बीएसपी, बहुजन समाज पार्टी। ऐसा नहीं हर जब भी इलेक्शन होते हैं ना, हर इलेक्शन के अंदर हमको इस पॉलिटिकल पार्टी का नाम सुनने को मिल जाता है। बहुजन समाजवादी पार्टी की अगर हम बात करें तो नाम से समझो, बहुजन मतलब बहुत सारे लोग। तो मतलब इसका ना एक आइडियोलॉजी में समझाता हूं आपको, यहां पर देखना, समझना क्या है कि इसने ना एक डिफरेंट कंसेप्ट को काम में लिया, तब जाकर इस पॉलिटिकल पार्टी का निर्माण हुआ, तब जाकर ये बात समझ में आई। जैसे हम बात करें ओबीसी, कंट्री के अंदर जो ओबीसी क्लास है, कंट्री के अंदर जो ओबीसी क्लास है वो मान लो 6% है, फॉर एग्जांपल बात कर रहा हूं, है ना, फिक्स डेटा नहीं है ये, ओबीसी 6% है। एसटी कम्युनिटी की बात करें तो मान लो वो 4% है। अगर हम बात करें कि एससी कम्युनिटी की बात करें तो वो मान लो 10% है। हम बात करें अगर दलित्स की तो वो मान लो आपके यहां पर 12% है। अगर हम बात करें माइनॉरिटीज की तो वो मान लीजिए वो भी आपका 12% है। तो ये सारी कास्ट की अगर बात करते हैं अपन, तो ये सब माइनॉरिटीज में है, इनकी संख्या कम है और ये अब तक अलग अलग थी। मतलब बहुजन समाजवादी पार्टी जब तक नहीं थी ना, तो ये जैसे ओबीसी सिर्फ अपने लड़ रही है, एसटी अपने लड़ रहे हैं, एससी अपने लड़ रहे हैं, मतलब इनकी सबकी एक अलग अलग बात है, लेकिन इन सबको मर्ज कर दिया जाए तो जैसे 6 और 4 10, 10 और 10 20, 20 10 30 30 40 44% ये पॉपुलेशन कवर करती है। तो यहां पर इस पार्टी के जो फाउंडर थे कौन थे? कांशीराम जी। कौन थे? कांशीराम जी। इन कांशीराम जी, ये इनके बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं कांशीराम जी के बारे में कि ये एक ना उस समय इंडियन गवर्नमेंट के अंदर एक ऑफिसर थे। कौन थे? एक सिविल सर्विसेज में थे। इन्होंने इस बात को ऑब्जर्व किया कि ये जो पॉलिटिकल, ये जितने भी जो बैकवर्ड क्लासेस हैं, ये सारी की सारी बैकवर्ड क्लासेस क्या हैं? ये सारी की सारी बैकवर्ड क्लासेस
माइनॉरिटी में है। अगर इन सबको एक साथ मर्ज करके एक सिंगल पार्टी, एक सिंगल कास्ट की तरह देखा जाए तो ये अपने आप किस में आ जाएंगी, मेजॉरिटी में आ जाएंगी, क्योंकि सबको मिलाकर अगर हम एक साथ देखते हैं तो ये कंट्री के अंदर मेजॉरिटी में आएगी। तो इन्होंने इसी बात को ध्यान में रखते हुए अपनी सिविल सर्विसेज की जॉब से क्या दिया, रिजाइन किया, और सिविल सर्विसेज की जॉब से रिजाइन करने के बाद इन्होंने एक पार्टी बनाई जिसके अंदर इन सबके वेलफेयर के लिए अलग अलग जो माइनॉरिटी में जो बैकवर्ड दलित्स हैं, ओबीसीज हैं, एससीज हैं, इनके लिए इन्होंने काम करना शुरू किया। तो आपको थोड़ा सा एक डिस्क्रिमिनेट मिल गया यहां पर, तो अब आगे समझेंगे आप। वही बात लिखी है। इस पार्टी की स्थापना कब होती है बेटा, 1984 में। किसकी लीडरशिप में, अंडर द लीडरशिप ऑफ कांशीराम। किसकी लीडरशिप में, कांशीराम जी की लीडरशिप में क्या होती है इनकी, इसकी पार्टी की स्थापना होती है। सीक्स टू रिप्रेजेंट एंड सिक्योर पावर फॉर द बहुजन समाज। बहुजन समाज मतलब ऐसा समाज जो उनको अलग, मतलब बहुत सारे जो समाज थे उनको एक साथ लाकर उनको बहुजन समाज कहा गया। इंडिविजुअली वो माइनॉरिटी में एक साथ आ जाएंगे तो वो मेजॉरिटी में आ जाएंगे। बहुजन समाज विच इंक्लूड्स, जिसमें दलित शामिल है, आदिवासी शामिल है, ओबीसी शामिल है और रिलीजियस माइनॉरिटी, सब कुछ उसके अंदर शामिल है। ड्रॉज इंस्पिरेशन फ्रॉम द आइडियाज एंड टीचिंग्स ऑफ साहू महाराज, महात्मा फुले, पेरियार रामास्वामी नाइकर एंड बाबा साहब अंबेडकर। मतलब ये वो सारे लोग, अगर हम इन सारे लोगों के बारे में बात करें तो ये सारे लोग कौन है, ये सारे लोग वो हैं जो कि कहीं न कहीं जिनकी जो सोच है, इन्होंने जो सोशली बैकवर्ड क्लासेस उनके रिफॉर्म के लिए काम किया। तो इनकी आइडियोलॉजी से इंस्पायर होकर कांशीराम जी ने एक इस तरह की क्या बनाई, पार्टी का निर्माण किया। stands for the cause of securing the interest and welfare of the दलित एंड oppressed people। इसका मेन एजेंडा क्या है, इस पॉलिटिकल पार्टी की मेन आइडियोलॉजी क्या है कि जो ऑप्रेस्ड है, दलित से, इनके बारे में, इनके लिए इनको काम करना है। इसका मेन बेस कहां पर, उत्तर प्रदेश में। हमने सुना होगा जब भी उत्तर प्रदेश में इलेक्शन होते हैं ना, बहुजन समाजवादी पार्टी बहुत बड़ी तरह से लीड में आती है। अभी स्थापना किसने की थी, कांशीराम जी ने। और 8% बहुजन समाजवादी पार्टी की जो कमान है वो किसके हाथ में, मायावती जी के हाथ में है, ठीक है ना। तो इसका मेन बेस उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के अलावा ये अपनी जो पॉलिटिकल पार्टी ने अपनी सीट सिक्योर कर दी, कहां पर, मध्य प्रदेश में, नेबरिंग स्टेट छत्तीसगढ़ में, उत्तराखंड में, दिल्ली में और पंजाब में। यहां पर भी अपनी सीट्स को सिक्योर कर लेती हैं। अब यहां पर भी अपनी सीट्स को सिक्योर कर लेंगी तो इसका मतलब क्या होगा ना, 4 स्टेट हो जाएंगी ना, 1 2 3 4 5 6 स्टेट हो गई। तो यहां से मिलकर ये अपनी 6% वाली जो क्राइटेरिया उसको कंप्लीट कर लेती हैं। फॉर्म्ड गवर्नमेंट इन उत्तर प्रदेश सेवरल टाइम्स, कई बार उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार रही है, मायावती वहां की चीफ मिनिस्टर रही है, और कई बार तो इंडिविजुअल बनी है और कई बार कॉलिजन गवर्नमेंट की भी बनाकर इन्होंने वहां पर अपनी सरकार बनाई है। यहां तक क्लियर है। आगे बढ़ते हैं बेटा अपन, क्या है अगला टॉपिक कि लोकसभा इलेक्शन जब 2019 हुए तो इनको 3.63% वोट मिले लोकसभा में, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता, 6% चाहिए। तो इन्होंने 4 स्टेट्स में मिलाकर 6% वोट सिक्योर कर लिए थे, और टोटल 4 सीट चाहिए लोकसभा में, तो इन्होंने 10 सीट सिक्योर कर ली थी। इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, इसलिए इसको एक नेशनल पार्टी के रूप में हम यहां पर देखते हैं। तो बहुजन समाजवादी पार्टी कंप्लीट है अपना। अगली बात करते हैं बेटा हम नेक्स्ट पॉलिटिकल पार्टी की, जिसका नाम है भारतीय जनता पार्टी। तो आपको मैं थोड़ा सा इसके बारे में और बताता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का इमरजेंस कैसे होता है, थोड़ा सा यहां पे आप समझेंगे। तो स्टार्टिंग से भारतीय जनता पार्टी नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी अगर हम आज देखते हैं बीजेपी, इस बीजेपी की एक पेरेंट पार्टी है। कौन सी पार्टी है, पेरेंट पार्टी है, और इस पेरेंट पार्टी का नाम है भारतीय जनसंघ। कौन सी पार्टी है बेटा वो, भारतीय जनसंघ। और ये भारतीय जनसंघ की जो स्थापना है ना, ये बहुत पहले हो गई थी। कब हो गई थी, 1951 में ही हो गई थी। कब हो गई थी बेटा, 1951 में भारतीय जनसंघ की स्थापना होती है। और कौन करते हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। कौन करते हैं बेटा इसकी स्थापना, श्यामा प्रसाद मुखर्जी क्या करते हैं, इस भारतीय जनसंघ की स्थापना करते हैं। यहां तक क्लियर है। अब भारतीय जनसंघ की स्थापना होती है 1951 में, ये चल रही है, अपना काम कर रही है। इसका मेन उद्देश्य है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि इंडिया को एक मॉडर्न इंडिया बनाना। और मॉडर्न इंडिया कैसे बनाना, कि इंडिया की जो एंशिएंट कल्चर है उसी को डेवलप करना। मतलब हमारी जो एंशियंसी है, हमारा जो कल्चर है, हमारी जो एथनिसिटी है ना, उसको खत्म नहीं करना है, उसको साथ में लेकर क्या करना है, इंडिया को एक मॉडर्न इंडिया के रूप में कन्वर्ट करना। इस आइडियोलॉजी के साथ 1951 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारतीय जनसंघ पार्टी की नींव रखते हैं, भारतीय जनसंघ को बनाते हैं। उसके बाद 1977 में एक कॉलेजियन गवर्नमेंट बनती है जिसका नाम है जनता पार्टी।
क्या था? जनता पार्टी। और ये जनता पार्टी जो थी ना, इसमें बहुत सारी अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज इमर्ज हुई थी। तो भारतीय जनसंघ भी क्या हुआ था, इसके साथ मिल गया था 1977 में। लेकिन ये 1977 की जो कॉलिजन गवर्नमेंट ज्यादा लंबी नहीं चल पाई और 1980 में ये गवर्नमेंट गिर जाती है। तो भारतीय जनसंघ इससे अलग होता है और भारतीय जनसंघ इससे अलग होने के बाद एक नई पॉलिटिकल पार्टी के रूप में जन्म लेता है 1980 में, और जिसका नाम था भारतीय जनता पार्टी। तो इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। आप जब आगे क्लास 12th में अगर कोई आर्ट्स लेता है, मैं वापस कह रहा हूं, पॉलिटिकल साइंस वाली जो बुक पढ़ोगे ना, पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया, तो उसके अंदर आपको ये बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगी। बहुत सारी ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज है जो पहले कुछ और थी, जिनका रिवाइवल होकर एक नई पॉलिटिकल पार्टी के रूप में जन्म हुआ है। तो बीजेपी का इमरजेंस कैसे हुआ, पूरी की पूरी बैक स्टोरी आपको अच्छे से समझ में आ गई है। आगे बढ़ते हैं बेटा, अपन इसको थोड़ा सा रीड करना शुरू करते हैं। तो फाउंडेड इन 1980 बाय रिवाइविंग द अर्स्टवाइल भारतीय जन संघ, इसका सिंबल था ये दिया, ठीक है ना। किसने एस्टेब्लिश की थी? श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने, ठीक है। फॉर्म्ड बाय श्यामा प्रसाद मुखर्जी 1951। एक्सप्लेन कर दिया, सबको बात समझ में आ गई होगी। वॉन्ट्स टू बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग एंड मॉडर्न इंडिया, क्या था इसका मेन उद्देश्य? कि मॉडर्न इंडिया बनाना है, मजबूत इंडिया बनाना है, बाय ड्रॉइंग इंस्पिरेशन फ्रॉम इंडियाज एंशियंट कल्चर एंड वैल्यूज। इंडिया की एंशियंट कल्चर और इंडिया की वैल्यूज को साथ में लेकर उनको और स्ट्रॉन्ग बनाकर क्या बनाना है? एक मॉडर्न इंडिया का निर्माण करना, ये इसका मेन ऑब्जेक्ट था। एंड दीनदयाल उपाध्याय आइडियाज ऑफ इंटीग्रल ह्यूमनिज्म एंड अंत्योदय, अंत्योदय मतलब एंड टू एंड जो पर्सन है ना, उसको भी रिलैक्सेशन मिले, उसका भी डेवलपमेंट हो, ये इसका मेन उद्देश्य था। दीनदयाल उपाध्याय की आइडियाज थे ये। तो मतलब इस भारतीय जनसंघ को बनाने में केवल श्यामा प्रसाद मुखर्जी नहीं, दीनदयाल उपाध्याय जी का भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था। कल्चरल इंस्पिरेशन, कल्चरल नेशनलिज्म और हिंदुत्व, देयर इज अ वेरी बिग डिफरेंस बिटवीन हिंदुत्व एंड हिंदुइज्म। हिंदुइज्म मतलब आप किसी रिलीजन के बेस पे बात करते हो, हिंदुत्व मतलब कि इंडिया के कल्चर के हिसाब से, आप इंडिया के कल्चर के हिसाब से आप आगे बढ़ने की बात कर रहे हो। तो हिंदुत्व इज नॉट अ रिलीजियस आइडियोलॉजी, हिंदुइज्म इज अ रिलीजियस आइडियोलॉजी, हिंदुत्व इज ए नेशनल इंटीग्रेशन आइडियोलॉजी, ठीक है ना। ये बात समझनी है आपको। तो इस जो भारतीय जनता पार्टी है, उसका जो मेन उद्देश्य क्या था? हिंदुत्व इज एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन द कंसेप्शन ऑफ इंडिया नेशनहुड एंड पॉलिटिक्स। क्लियर? आगे बढ़ते हैं अपन, क्या लिखा है आगे ध्यान देंगे आप कि इसके ऑब्जेक्टिव क्या थे। इसके मेन ऑब्जेक्टिव क्या थे? कि देखो आपको पता होगा, तो पहले जम्मू कश्मीर में सेक्शन 370 लगा हुआ था। जम्मू कश्मीर कहने को इंडिया का पार्ट था, लेकिन उसके अंदर इंडिया के कोई भी लॉज इनेक्ट नहीं होते थे। तो इसकी ये मेन आइडियोलॉजी थी कि अ फुल टेरिटोरियल एंड पॉलिटिकल इंटीग्रेशन ऑफ जम्मू कश्मीर विद इंडिया। जम्मू कश्मीर को पूरी तरह से इंडिया के साथ क्या कर दिया जाए? इमर्ज कर दिया जाए। क्लियर? ये इसका मेन उद्देश्य था। दूसरा क्या था? कि यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर ऑल पीपल लिविंग इन द कंट्री रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन। किसी को धर्म के आधार पर विशेष प्रोविजंस नहीं मिलने चाहिए, किसी को भी क्या नहीं मिलनी चाहिए? धर्म के आधार पर कोई विशेष किसी को लाभ अगर मिल रहा है तो वो नहीं होने चाहिए। कहां पर? इंडिया के अंदर। ये भी इनका एक मेन उद्देश्य था, ठीक है ना। तो इस तरह की कई आइडियोलॉजीज के हिसाब से ये बात करते हैं। इसके अलावा एंड बैन ऑन रिलीजियस कन्वर्जन्स, कि किसी को धर्म के नाम पर धर्म परिवर्तन किसी का करवाया जा रहा है, वो भी नहीं होना चाहिए। तो ये इसकी मेन आज आप प्रेजेंट एरा में देखते हो तो यही बीजेपी अपना यहां पर इन्हीं आइडियोलॉजी को फॉलो कर रही है। इट्स सपोर्ट बेस इंक्रीज सब्सटेंशियली इन द 1990s। तो 1990s के बाद जो है ना, इसका एक मेन बेस बनने लगा था। मतलब उसके पहले ये माना जाता था, स्पेशली 1999 के बाद, 1999 के पहले जो ये माना जाता था कि जो बीजेपी है ना, वो सिर्फ और सिर्फ अर्बन एरियाज तक सीमित है और रूरल एरियाज में जो पकड़ है वो किसकी है? कांग्रेस की है। लेकिन धीरे धीरे बीजेपी ने पूरे इंडिया पर अपना जो बेस था, अपने पूरे इंडिया पर अपना प्रभाव और इन्फ्लुएंस वो जमाना शुरू कर दिया था। अर्लियर लिमिटेड टू द नॉर्थ एंड वेस्ट एंड टू द अर्बन एरियाज। पहले नॉर्थ और वेस्ट इंडिया में सीमित थी, अर्बन एरियाज में सीमित थी। लेकिन उसके बाद द पार्टी एक्सपांडेड इट्स सपोर्ट फ्रॉम इन द साउथ, ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट एंड टू द रूरल एरियाज। केम टू द पावर इन 1998। पहली बार जब बीजेपी पावर में आई वो 1998 में आई। उस समय हमारे अटल बिहारी वाजपेयी हमारे प्राइम मिनिस्टर बने और इट वाज अ कॉलिजन गवर्नमेंट, और उस कॉलिजन गवर्नमेंट का नाम बना था एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, और उसको लीड किया था बीजेपी ने, ठीक है ना। एज द लीडर ऑफ द नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए इंक्लूडिंग सेवरल रीजनल पार्टीज, और इंडिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के रूप में इमर्ज हुए रिसेंटली 2019 के इलेक्शन में, जब इसको 303 सीट्स मिली थी। इमर्ज एज द लार्जेस्ट पार्टी विद 303 मेंबर्स इन द 2019 इन द लोकसभा इलेक्शंस। करंटली लीड्स द रूलिंग गवर्नमेंट
इन द एट द सेंटर कौन है मेरे प्राइम मिनिस्टर? मिस्टर नरेंद्र मोदी जी। आप सबको यहाँ पर ये जानकारी है। सो दैट्स ऑल अबाउट द, देखो लो आप यहाँ पर दिख रहा है सारे जितने भी ऑरेंज कलर देखने को मिल रहे हैं सब जगह बीजेपी है यहाँ पर, है ना। तो ये इस तरह से पूरे इंडिया में 303 सीट्स इसको मिली थी और सेकंड लार्जेस्ट पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस इसको केवल 52 सीट्स मिली थी। इतना डिफरेंस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो क्लियर है बेटा? तो दैट्स ऑल अबाउट द बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। नेक्स्ट मतलब इसमें कंटिन्यू करते हैं हम, एक और पॉलिटिकल पार्टी के बारे में बात करते हैं जो है आपकी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। चलिए शुरू करते हैं उसके बारे में आगे बात।
सॉरी, मैं वापस से स्टार्ट करता हूं, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से ही माइक ऑफ रह गया था। ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से मैं वापस कंटिन्यू करता हूं, ध्यान देंगे आप। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ध्यान दीजिए, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब हुई बेटा? 1925 में। कब हुई है इसकी स्थापना? 1925 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना हो जाती है। ठीक है यहां तक। अब उसके बाद ये किस चीज में बिलीव करती है? मार्क्सिज्म, लेनिनिज्म और सेक्युलरिज्म एंड डेमोक्रेसी की आइडियोलॉजी में ये बिलीव करती है। मार्क्सिज्म की आइडियोलॉजी क्या है बेटा? कि जो कार्ल मार्क्स उनकी आइडियोलॉजी थी ना, जो उसको फॉलो करते हैं। लेनिनिज्म, व्लादिमीर लेनिन के बारे में सुना है आपने क्लास 9 के अंदर, रशियन रिवॉल्यूशन के अंदर, जो कि सोशलिज्म की बात करते हैं कि जितने भी अमीर हैं उनसे पैसा लेकर और गरीबों में बांट दिया जाए, रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए, इस तरह की आइडियोलॉजी में बिलीव करते हैं। साथ ही साथ ये सेक्युलरिज्म कि सभी धर्मों का समान रूप से सम्मान होना चाहिए, उसके बारे में, एंड डेमोक्रेसी, और कंट्री के अंदर डेमोक्रेसी उसके अंदर ये बिलीव करते हैं। थोड़ा सा मैं बताता हूं आपको बेटा कि ये कम्युनिज्म और कम्युनिटी, और हम बात करें कि हां, कम्युनलिज्म, इन दोनों में बड़ा डिफरेंस है। कम्युनिस्ट और कम्युनलिज्म, इन दोनों में ना बड़ा डिफरेंस होता है। कम्युनिस्ट कौन होता है? ध्यान से समझना कि कम्युनिस्ट की जो आइडियोलॉजी रखते हैं वो एक ग्रुप के बारे में बात करते हैं। जैसे मान लो पुअर हो गए, कि भैया जितने भी पुअर है, चाहे वो किसी भी रिलीजन से हो, उनके डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे। और कम्युनलिज्म का मतलब क्या हुआ है? जो रिलीजन बेस्ड पॉलिटिक्स के बारे में बात करते हैं। तो ये एक बड़ा डिफरेंस है, आप कंफ्यूज मत होना। कई बार बच्चे कम्युनिज्म को कम्युनलिज्म से जोड़ लेते हैं। तो कम्युनलिज्म एक डिफरेंट थिंग है और कम्युनिज्म एक अलग चीज है। कम्युनिज्म मतलब जो एक ग्रुप के बारे में बात करते हैं, पुअर, वीकर सेक्शन, उनके बारे में जो बात करते हैं। तो अब आपको यहां पर यह बात समझ में आ गई, दोनों के आइडियोलॉजी में डिफरेंस समझ में आ गया। साथ ही साथ ही किसको अपोज करती है? सक्सेशनिज्म का मतलब है कि जो कि सक्सेशन के ऊपर डिपेंड हो, मतलब कि जो ऐसे ग्रुप भी थे, ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज भी थी जिनका मेन मुद्दा क्या था कि भैया देश में से क्या करो, इनको अलग कर दो। किसको अलग कर दो? कि ये जो पॉलिटिकल पार्टी, ये जो है ना, हमको एक हमारे जो एरिया है इसको अलग करके एक नया देश बना दिया जाए। उस तरह की आइडियोलॉजी जिनकी भी थी उनका ये विरोध करते थे। और सतत कम्युनलिज्म, रिलीजन बेस्ड पॉलिटिक्स का भी ये अपोज किया करते थे। ये नाम कौन है? एम एन रॉय। क्या दिख रहा है आपको यहां पर? एम एन रॉय है ये, जिन्होंने की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना की थी। कौन है बेटा? ये एम एन रॉय है, जिन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना की थी। 1925 में फॉर्म हो गई थी, आजादी के पहले फॉर्म हो गई थी। आजादी के पहले, मतलब देश के अंदर अब केवल दो ही पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी हैं जो कि कब बनी थी? आजादी के पहले बनी थी और अब तक कंट्री के अंदर सर्वाइव कर रही है। एक तो इंडियन नेशनल कांग्रेस और एक कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। इसके अलावा ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को एक्सेप्ट करती है। भैया देश में अगर डेवलपमेंट करना है तो उसके लिए पार्लियामेंट्री व्यवस्था होनी चाहिए, जो कि हमारे देश में है। साथ साथ इसके मेन जो सपोर्टर्स कौन है? वर्किंग क्लास, जिनको हम लेबर क्लास कहते हैं, फार्मर्स और पुअर, उन्हीं के ऊपर ये काम करती है। लेकिन 1964 के अंदर इस पार्टी के अंदर स्प्लिट आता है और एक नई पॉलिटिकल पार्टी बन जाती है, CPIM, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट। और उसी वजह से ये पार्टी क्या होती है? कमजोर होती हुई चली जाती है, बिकम वीक आफ्टर द स्प्लिट इन द पार्टी इन 1964 दैट लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ द CPIM। ठीक है, इसका केरला में, वेस्ट बंगाल में, पंजाब में, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में यहां भी इसका एक स्ट्रांग प्रेजेंस देखने को मिलता है। हो गए ना 4 स्टेट जहां पर ये अपनी सीट को सिक्योर कर लेती हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है कि इसका जो सपोर्ट बेस है वो धीरे धीरे क्या होता चला गया? कम होता हुआ चला गया। 2019 के लोकसभा इलेक्शन में इसको केवल 1% वोट मिले और केवल 2 सीटें मिली। ठीक है, और जितनी भी ऑल लेफ्ट पार्टीज है, देखो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लेफ्टिस्ट पार्टी और राइटिस्ट पार्टी? राइटिस्ट पार्टी वो होती है जो कि रिलीजन बेस्ड पॉलिटिक्स के ऊपर बिलीव करती है। लेफ्टिस्ट पार्टी वो होती है जो कि एक सेक्शन, पुअर सेक्शन, मतलब जो रिलीजन के ऊपर बात ना करे, कम्युनिज्म के ऊपर बात करे, सोशलिज्म के ऊपर जो बात करे, वो कौन सी होती है? लेफ्टिस्ट पार्टी। तो जितनी भी लेफ्टिस्ट पार्टी उनको मिला करे कि ये कॉलिजन बनाती है जिसका नाम है लेफ्ट फ्रंट। 3 ही तरह के कॉलिजन हमारे इंडिया में मेनली प्रिवेल है, एक एनडीए, एक यूपीए और एक कौन सा है? लेफ्ट फ्रंट। ठीक है, यहां तक क्लियर है। आगे बात करते हैं मैडम कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, CPIM। ध्यान से समझना कि ये जो है कौन है? ज्योति बासु कौन थे? जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट की स्थापना करने वाले लीडर्स जो थे उनमें से एक कौन थे? ज्योति बासु। ठीक है, यहां तक। अब आपको समझना क्या है, बेस जो है, मेन बात जो है समझने की, उसके ऊपर ध्यान देना कि इस पार्टी की स्थापना 1964 में अभी हमने पढ़ा, क्यों हुई उसके पीछे का रीजन समझो। उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन क्या है यहां पर, वो ध्यान देना कि क्या था
कि अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया मतलब ये जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने कम्युनिज्म के अंदर बिलीव करती है, और हमारी एक नेबरिंग कंट्री है चाइना, वो भी कम्युनिज्म के अंदर बिलीव करती है। अब समस्या क्या हुई कि 1962 में इंडो चाइना वॉर हो जाती है। इंडो चाइना वॉर मतलब कि इंडिया और चाइना के अंदर लड़ाई हो जाती है। अब चाइना तो कम्युनिज्म में बिलीव करती है, कम्युनिस्ट पार्टी कम्युनिज्म में बिलीव करती है। अब समस्या क्या हो गई कि अपना ये पार्टी धर्म संकट में फंस गई कि इंडिया का सपोर्ट करे चाइना का। एक तरफ इंडिया जो उनका अपना देश है तो अपने देश को सपोर्ट करना चाहिए। अब इंडिया में कम्युनिज्म नहीं है लेकिन चाइना को सपोर्ट करे क्योंकि चाइना एक कम्युनिज्म में इनकी आइडियोलॉजी के साथ जुड़ी हुई है, इसलिए चाइना को सपोर्ट करे, तो वो एक बड़ी समस्या हो गई। तो अब ऐसे लोग जिन्होंने कि उस समय डिसीजन लिया में इंडिया को सपोर्ट करना है, वो तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया में रह गए, और ऐसे लोग जिन्होंने क्या किया कि भैया चाइना को सपोर्ट करना चाहिए क्योंकि आइडियोलॉजिकल जो है वो चाइना उनके फेवर में है, इसलिए उन लोगों ने मिलकर एक नई पार्टी बना ली जो है CPIM, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट। तो आपको एक रीजन समझ में आया? क्या रीजन है कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट में क्या डिफरेंस है, वो आपको रीजन यहां पर समझ में आ गया। ये भी वही मार्क्सिज्म और लेनिनिज्म के अंदर बिलीव करती है, ये बात समझ में आ गई। ये सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म एंड डेमोक्रेसी एंड अपोज इंपीरियलिज्म एंड कम्युनलिज्म से मतलब आइडियोलॉजी की CPI की और CPIM की दोनों की क्या है यहां पर सेम है। एक्सेप्ट्स डेमोक्रेटिक इलेक्शंस एज यूजफुल एंड हेल्पफुल मींस फॉर सिक्योरिंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस एंड इंडिया। वही बात है, सोशली और इकोनॉमिकली अगर इंडिया के अंदर डेवलपमेंट चाहिए तो पार्लियामेंट्री सिस्टम होना चाहिए, इस बात में ये भी बिलीव करते हैं। आगे बात करें, एंजॉयज स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इन वेस्ट बंगाल, केरला, त्रिपुरा, स्पेशली अमंग द पुअर, फैक्ट्री वर्कर्स, फार्मर्स, एग्रीकल्चर लेबर्स एंड द इंटेलिजेंसिया। इंटेलिजेंसिया मतलब ऐसे लोग जो कार्ल मार्क्स की आइडियोलॉजी को बिलीव करते हैं, जो इंटेलिजेंट है, जो कि कार्ल मार्क्स की बुक्स पढ़ते हैं, लेनिन की बुक पढ़ते हैं, उनको इन्होंने इंटेलिजेंट मानते हैं, ऐसा यहां पर है इनका एक आइडियोलॉजिकल। सो इसके अलावा एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जब 1991 में हमारे यहां पर नई इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी तो उस न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को सबसे स्ट्रांगली अपोज करने वाली पार्टी थी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, CPIM। क्यों था? इनका मानना था कि भैया प्राइवेटाइजेशन कर रहे हो, प्राइवेट लोग आएंगे तो वही वर्कर्स का एक्सप्लॉयटेशन होगा, तो ये इस तरह की आइडियोलॉजी में मानते थे, इसलिए उनका बहुत तगड़ा इन्होंने इसका विरोध किया था। सो क्रिटिकल ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज दैट अलाउ free flow of foreign capital and goods into the country was in power in West Bengal without a break for 34 years। मतलब 2011 के पहले कंटिन्यू 34 इयर्स तक इन्होंने वेस्ट बंगाल के अंदर रूलिंग की थी। तो सोचो कि वेस्ट बंगाल में इनका कितना स्ट्रांग बेस होगा वहां पर। ठीक है, लोकसभा इलेक्शन जो 2019 में इसको केवल 1.75% वोट मिले और केवल 3 सीटें मिली, इनका भी परफॉर्मेंस डिक्लाइन हुआ है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पॉलिटिकल पार्टी के बारे में बात करें जो है आपकी इंडियन नेशनल कांग्रेस। क्लियर? पढ़ते हैं बेटा, रीड करते हैं इसके बारे में। ओके, नेक्स्ट पार्टी कौन सी है बेटा हमारी? इंडियन नेशनल कांग्रेस। हम सब जानते हैं इसको जनरली किस नाम से जाना जाता है? इसको पॉपुलरली जाना जाता है कांग्रेस पार्टी के नाम से। किस नाम से जाना जाता है इसको जनरली? इसको जाना जाता है कांग्रेस पार्टी के नाम से। ठीक है ना? अब आपको एक बात समझनी है, कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुई? क्या आज जो कांग्रेस है क्या ये वही कांग्रेस है जिसकी स्थापना ओरिजिनली हुई थी? तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारा डिबेट है यहां पर, लेकिन आपको उन डिबेट्स के अंदर नहीं जाना है। कांग्रेस पार्टी की स्थापना, ये सबसे पुरानी पार्टी मानी जाती है दुनिया की, वन ऑफ द ओल्डेस्ट पार्टीज ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया की जो सबसे पुरानी पार्टीज है उनमें इसको माना था। एक और इंपॉर्टेंट चीज, कांग्रेस पार्टी की जो एक्चुअल स्थापना है ना, वो किसी इंडियन ने नहीं की थी। किसने की थी? एक ब्रिटिश व्यक्ति जो कि ब्रिटिश सिविल सर्विसेज का पार्ट था। ये जो आपको चेहरा दिखाई दे रहा है इनका, इन्होंने ओरिजिनली कांग्रेस पार्टी की स्थापना की थी। तो कब की थी? 1885 में। किसने की थी? बाय एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने। किसने की थी? बाय एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने इस पॉलिटिकल पार्टी की स्थापना की थी, और तब से लेकर आज तक इस कांग्रेस पार्टी के अंदर कई सारे स्प्लिट देखने को मिले। जैसे अभी रिसेंटली आपने एक स्प्लिट देखा था कि तृणमूल कांग्रेस ऑफ इंडिया जो है वो उसी से अलग हुई थी। लेकिन उसके पहले भी जैसे 1969 के अंदर कांग्रेस आर, कांग्रेस ओ, दो पॉलिटिकल पार्टीज हो गई थी। और एक इंपॉर्टेंट चीज, आज आपको क्या दिखाई दे रहा है? कांग्रेस पार्टी का सिंबल हाथ का पंजा। लेकिन पहले 1969 के पहले जो कांग्रेस थी ना, जवाहरलाल नेहरू की जो कांग्रेस थी, उसका जो थे वो थे 2 बैल। क्या थे बेटा? 2 बैल उसका पॉलिटिकल सिंबल हुआ करते थे। तो देखो मतलब जैसे हम बात करें बीजेपी भारतीय जनसंघ, वहां दिया से क्या निकला? कमल निकला। वैसे यहां पर 2 बैल से क्या निकला? यहां पर आपको हाथ का पंजा यहां पर देखने को मिलता है। ठीक है ना? एक और इंपॉर्टेंट चीज, कांग्रेस एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसने एक लंबे समय तक स्टेट लेवल की पॉलिटिक्स और नेशनल पॉलिटिक्स में एक छत्र राज किया है। मतलब कोई दूसरी गवर्नमेंट कहीं पर थी नहीं। 1957 में पहली बार
कब की बात करें हम? 1957 में पहली बार ऐसा हुआ था कि कांग्रेस ने एक अलग पॉलिटिकल मतलब नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट बनी थी इंडिया में, केरला के अंदर। लेकिन उसके अलावा पूरी मतलब 1977 तक पूरे इंडिया के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी थी, वो कौन सी थी? कांग्रेस। नेशनल लेवल पे, सेंट्रल स्टेट लेवल पे तो 1967 के जो इलेक्शन हुए थे ना, वहां पर तो कई स्टेट में अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी बन गई थी स्टेट लेवल पे, लेकिन नेशनल लेवल पे हमेशा कांग्रेस रही है 1977 तक। 1977 से लेकर 1980 तक जनता पार्टी रही थी, जिसके प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई जो कि एक मोरारजी देसाई थे, जो कि एक नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट थी। लेकिन उसके बाद 1980 से लेकर 1989 तक वापस कांग्रेस पावर में आती है। और अगर हम बात करें इसके प्राइम मिनिस्टर्स की, तो 1952 में पहले जनरल इलेक्शन हुए थे, तो 1952 से लेकर 1964 तक जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर थे। 1964 में उनकी डेथ हो जाती है, उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं। उसके बाद 1966 के अंदर जवाहरलाल नेहरू की डेथ हो जाती है, उसके बाद इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बना दी जाती है, जो कि कंटिन्यू 1977 तक प्राइम मिनिस्टर रहती है। 1977 में पहली बार इंडिया के अंदर नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट देखने को मिलती है, जिसमें मोरारजी देसाई प्राइम मिनिस्टर बनते हैं कुछ दिनों के लिए चौधरी चरण सिंह प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। उसके बाद वो गवर्नमेंट गिर जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है। 1980 में वापस इलेक्शन होते हैं, वापस इंदिरा गांधी पावर में आती है, उसके बाद इंदिरा गांधी की डेथ हो जाती है। 1984 में राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं, और इस तरह से 1989 तक कांग्रेस पावर में रहती है। तो वही बात आपको देखने को मिलेगी यहां पर कि प्लेड अ डोमिनेंट रोल इन इंडियन पॉलिटिक्स एट द नेशनल एंड स्टेट लेवल फॉर सेवरल डिकेड्स आफ्टर इंडियाज इंडिपेंडेंस। आजादी के बाद एक लंबे समय तक कांग्रेस ने सेंट्रल लेवल स्टेट लेवल पे बहुत एक छत्र राज किया है। अंडर द लीडरशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू द पार्टी सॉट टू बी बिल्ट ए मॉडर्न सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक इन इंडिया। मतलब एक मॉडर्न सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, मतलब मॉडर्न कंट्री बने। आपको ध्यान हो तो मॉडर्न टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया बताया था उन्होंने, किसको बता देना मुझे, है ना, कमेंट बॉक्स में आप रिप्लाई कर देंगे कि टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, किसको कहा था? आप इसी साल पढ़ के आए हो उस चीज को, है ना। मैं थोड़ा सा याद दिला दूं, ज्योग्राफी में के अंदर हमने पढ़ा है, आपको बताना है किसको कहा था उन्होंने कि वो यहां पर बन जाते हैं। उन्होंने कहा एक सपना था उनका, ये रूलिंग पार्टी एट द सेंटर टिल 1977 एंड उसके बाद 1980 से 1989 तक, और उसके ये तो मतलब केवल कांग्रेस के दम पे थी। उसके बाद अलायंस बन गया था, तो एनपीए यूपीए अलायंस बनने के बाद 2004 से लेकर 2014 तक वापस कांग्रेस पावर में रही थी। आफ्टर 1989 इसका सपोर्ट क्या हुआ? धीरे धीरे कम हुआ, बट इट कंटिन्यूज टू बी प्रेजेंट थ्रू आउट द कंट्री, कटिंग अक्रॉस सोशल डिविजन्स। क्लियर है यहां तक? चलिए आगे बढ़ते हैं कि एक सेंट्रिस्ट पार्टी, जैसे हमने पढ़ा कि बीजेपी एक राइटिस्ट पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया लेफ्टिस्ट पार्टी है, लेकिन ये सेंट्रिस्ट पार्टी थी जो किसी धर्म में बिलीव नहीं करती है, हर तरह के लोगों को अपने साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। सेंट्रिस्ट पार्टी कौन सी होती है? जो एक अम्ब्रेला पार्टी होती है, उसके अंदर राइटिस्ट लोग भी होंगे, लेफ्टिस्ट लोग भी होंगे, और उसके अलावा जो लोग होंगे ना वो भी उसके अंदर शामिल होंगे। तो कांग्रेस इसीलिए इतने लंबे समय तक सर्वाइव कर पाई क्योंकि ये सेंट्रिस्ट पार्टी थी। लेकिन धीरे धीरे कांग्रेस की सेंट्रिस्ट आइडियोलॉजी जो है ना वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होती गई, और इसलिए आज कांग्रेस के अंदर डिक्लाइन हमको देखने को मिलता है। नीदर राइटिस्ट नॉर लेफ्टिस्ट, in its ideological orientation the party espouse secularism बिलीव करती है, and welfare of weaker section and minorities. The Indian National Congress support the new economic reforms, नए न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म को सपोर्ट किया, यही लाई थी उस समय। पीवी नरसिम्हा राव क्या थे? हमारे प्राइम मिनिस्टर थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह जो थे वो कांग्रेस के थे, उन्होंने ही हमारे यहाँ पर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को लॉन्च किया था, लेकिन विद अ ह्यूमन फेस, मतलब कि हमारे जो करंट कंट्री के जो प्रेजेंट जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उनको डैमेज नहीं हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने क्या किया? हमारी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को इमर्ज किया था। लीडर ऑफ द यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस यूपीए गवर्नमेंट फ्रॉम 2004 टू 2019 के लोकसभा इलेक्शन में इसको 19.5% वोट मिले और 52 सीट्स मिली, और सेकंड लार्जेस्ट पार्टी थी हमारी 2019 के इलेक्शंस के अंदर। आगे बढ़ते हैं बेटा अपन, तो एक और पार्टी देखने को मिलती है आपको, नेशनलिस्ट पार्टी, कांग्रेस पार्टी एनसीपी। ये भी कांग्रेस से स्प्लिट हुई थी। कब हुआ था इसका जन्म? 1999 में। अब एक इंटरेस्टिंग स्टोरी मैं बताता हूं आपको कि 1999 में क्यों हुआ था इसका जन्म। क्योंकि देखो उस समय क्या था कि एक डिबेट चली हमारे देश में कि कंट्री की सबसे पुरानी पार्टी है, तो कंट्री की सबसे पुरानी पार्टी है तो उसकी लीडरशिप किसके हाथ में होनी चाहिए? ऐसे आदमी के हाथ में इसकी लीडरशिप होनी चाहिए जिसका जन्म हमारे देश में ही हुआ हो। किसके हाथ में होनी चाहिए वो लीडरशिप? जिसका जन्म हमारे देश में ही हुआ हो। लेकिन उस समय कांग्रेस की कमान जा रही थी किसके हाथ में? सोनिया गांधी के हाथ में। और आप सबको पता है सोनिया गांधी की इटालियन मेंबरशिप की, इटली में जन्मी हुई लेडी है, तो इसलिए इन्होंने इसका अपोज किया कि नहीं भाई, ये नहीं होना चाहिए कि कांग्रेस की कमान जो है ना, कांग्रेस का जो हेड है, अध्यक्ष है, वो किसी नॉन इंडियन बोर्न पर्सन को बनाया जाए। और इसी की वजह से शरद पवार इन्होंने क्या किया? एक नई पार्टी बनाई जिसका नाम था
नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। क्लियर है यहां तक? तो 1919 में इसका जन्म होता है विद द स्प्लिट इन द कांग्रेस पार्टी से अलग हो जाती है। एस्पोसियस डेमोक्रेसी, ये भी डेमोक्रेसी को बिलीव करती है। गांधीयन सेक्युलरिज्म, गांधी जी की जो विचारधारा है कि अल्लाह राम सब एक ही है, मतलब सभी धर्मों को बराबर से इक्वलिटी दी जाए। इक्वलिटी में इक्वलिटी है ये, है ना, इक्वलिटी में, सोशल जस्टिस के अंदर एंड फेडरलिज्म इनमें बिलीव करती है। वो अब स्प्लिट का रीजन यहां पर आ गया, वांट दैट हाई ऑफिसेज इन गवर्नमेंट बी कन्फाइंड टू नेचुरल बोर्न सिटीजन ऑफ द कंट्री। क्या था रीजन, इसके पीछे मैंने समझा दिया है। अ मेजर पार्टी इन महाराष्ट्र पॉलिटिक्स में बड़ा नाम है, बहुत लंबे समय तक ये महाराष्ट्र में सीएम भी रहे हैं। एंड हैज अ सिग्निफिकेंट प्रेजेंट इन मेघालय, मणिपुर एंड आसाम। मेघालय, मणिपुर, आसाम में भी इनका एक अच्छा प्रेजेंस देखने को मिलता है। अ कॉलिजन पार्टनर इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, मतलब कांग्रेस के साथ मिलकर इन्होंने कांग्रेस को भी बाद में सपोर्ट भी किया था और कांग्रेस को सपोर्ट किया था। और जो 2004 से जो कांग्रेस का जो एक अलायंस है, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस यूपीए, उसके भी ये मेंबर हैं। 2019 की लोकसभा इलेक्शन में इनको केवल 1.4% वोट मिले और 5 ही सीटें इनको मिली थी। तो इनका भी पोजीशन डिक्लाइन होता हुआ देखने को मिलता है। सो ये सब हमने यहां पर कंप्लीट कर लिया बेटा। इस वीडियो में हमने नेशनल पार्टीज पूरी कंप्लीट कर ली है। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टेट पार्टीज का शुरू करेंगे। आज के लिए इतना ही है, बाकी बात है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू क्लास, कीप लर्निंग, स्टे कनेक्टेड।